गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे कि आपका एक चैप्टर था इंडियाज़ फॉरेन रिलेशंस। उसमें जनरली हमने ये पढ़ा था कि पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशंस, चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस में नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ इंडिया के रिलेशंस के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया। अब उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ जो हमारे रिलेशंस थे उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह पर कुछ नए टॉपिक्स ऐड किए हैं। सब टॉपिक्स में जैसे आप देखता इंडिया इजराइल रिलेशंस की अभी जो प्रेजेंटली जो हमारे रिलेशंस मेंटेन हुए हैं दूसरे कंट्रीज का उनके साथ हमारे रिलेशंस बताए गए हैं कि उनके साथ इंडिया के किस तरह के रिलेशंस हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है इंडिया इजराइल रिलेशन कि इंडिया और इजराइल का रिलेशंस कैसा है। Nearly 45 years after independence, due to various reasons, Indian foreign policy with Israel remained largely unexplored, notwithstanding the two nations gaining independence from the British colonial rule in 1947 and 1948. कि अगर हम बात करें कि इंडिपेंडेंस के बाद कि इंडिया अभी 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ था और जो इजराइल था वो भी 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन दोनों लगभग साथ साथ इंडिपेंडेंट थे। लेकिन उसके बावजूद नेक्स्ट 45 ईयर्स तक इंडिया और इजराइल दोनों एक दूसरे से अलग रहे। दोनों में मीन्स आपस में किसी प्रकार का कोई भी रिलेशन वगैरह मेंटेन नहीं हुआ। मीन 45 ईयर्स तक ये दोनों एक दूसरे से अलग रहे, दोनों के बीच में किसी भी तरह के कोई रिलेशन वगैरह मेंटेन नहीं थे। दो historical and cultural ties between India and Israel have gone back from times immemorial, लेकिन अगर इनके बाद में हिस्टोरिकल और कल्चरल रिलेशंस की बात करें इंडिया और इजराइल में तो ये काफ़ी पुराने हैं। इममेमोरियल है कि जिनको हमें मालूम भी नहीं है कि कब से इंडिया और जो इजराइल है उनके कल्चरल और हिस्टोरिकल रिलेशंस है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस फॉर्मली डेवलप्ड बिटवीन द टू आफ्टर द ओपनिंग ऑफ इजरायली एम्बेसी इन इंडिया इन 1992, लेकिन इनके बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है यानी कि जो आप कह सकते हो कि इनके जो हमारे जो लीडर्स हैं उनके बीच में जो रिलेशंस है वो 1992 में डेवलप होना स्टार्ट हुआ जब इजराइल ने अपनी एम्बेसी इंडिया में खोली थी। कि एम्बेसीज होती हैं, हर कंट्री की एम्बेसीज होती हैं, तो जब इसका मतलब जब आपके यहाँ पर एम्बेसी ओपन हो चुकी है, किसी दूसरे कंट्री ने अपनी एम्बेसी को यहाँ पर ओपन किया, इसका मतलब कि अब आपका और उस कंट्री के बीच में आपस में रिलेशंस मेंटेन होना स्टार्ट हो गया। कल डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ठीक है, आपका कह सकते हो कि एक देखो जो इकोनॉमिक रिलेशंस है ये चीज़ अलग है लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस अलग है। तो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में आफ्टर इंडिपेंडेंस के 45 ईयर्स के बाद यानी कि 1992 में इनके बीच में रिलेशंस मेंटेन होना स्टार्ट हुआ। बट इवन after the establishment of formal diplomatic relations, the relations between the two countries started gaining firmness only after the formation of the NDA government in 1996 and 1998 onwards। कि इनके बीच में देखो फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन सेट हो चुके थे, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें उनके बीच में रिलेशंस में इतना ज़्यादा आप कह सकते हो कि क्लोजेस नहीं था। अब इनके बीच में जो रिलेशंस में क्लोजनेस कब आनी स्टार्ट हुई जब इंडिया में एनडीए की गवर्नमेंट बनी थी। 1996 में एनडीए की गवर्नमेंट बनी और उसके बाद 1998 में एनडीए की गवर्नमेंट बनी। एनडीए का ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान हो कि रीसेंट डेवलपमेंट इंडियन पॉलिसी जो हमारा लास्ट चैप्टर है उसमें एनडीए और यूपीए के रिगार्डिंग, एनडीए का पूरा नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये जो बीजेपी हमारी जो पार्टी है, बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी, इसने अपना एक अलायंस बनाया था एनडीए के नाम से, जो पहली बार 1996 में पावर में आया था और उस समय केवल 14 डेज की गवर्नमेंट रही थी। उसके बाद गवर्नमेंट हट गई थी, फिर 1998 में दोबारा से एनडीए की गवर्नमेंट आई और 1999 में फिर एनडीए की गवर्नमेंट आई। तो तब से इंडिया और इजराइल के रिलेशंस जो काफ़ी क्लोज होने लगे हैं। मीन्स यानी कि बीजेपी से आप कह सकते हो कि बीजेपी ने इजराइल के साथ अपने रिलेशंस को और बेटर करने की तरफ सबसे ज़्यादा काम किया है। Relations between the two diplomatic nations further intensified with the visits of two head of government। अब relations इनके बीच में और कब ज़्यादा वो होने लगे, गहरे होने लगे जब दोनों ही कंट्रीज के जो हेड्स थे उन्होंने एक दूसरे के यहाँ पर विजिट किए। जैसे कि यहाँ से अभी रिसेंटली अगर हम बात करें कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी वो इजराइल होकर आए हैं और वहाँ के जो पीएम है नेतन्याहू वो भी इंडिया में
विजिट करने आए, तो दोनों ने जब एक दूसरे के कंट्रीज में विजिट की तो उनके बीच में रिलेशंस मेंटेन होना स्टार्ट हुआ। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि रिलेशंस बेटर करने के लिए जनरली हर कंट्री के जो पीएम प्रेसिडेंट होते हैं वो एक दूसरे कंट्री में विजिट करते हैं, जिससे कि उनके बीच में रिलेशंस अच्छे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इजराइल इन 2017 एंड प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू टू इंडिया इन 2018 कि 2017 में जो नरेंद्र मोदी थे वो इजराइल गए थे और 2018 में जो बेंजामिन नेतन्याहू है जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, वो इंडिया आए। तो एक दूसरे के यहाँ पर उन्होंने विजिट की और एक दूसरे से अपने रिलेशंस को बेटर करने की कोशिश की है, ठीक है। और इवन सिर्फ इसी पर नहीं, विजिट नहीं, और भी ऐसी काफ़ी हैं, जैसे आप सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कह सकते हो कि सिक्योरिटी के रिगार्डिंग भी, क्योंकि अगर बात करें जो आपका इजराइल है काफ़ी डेवलप्ड में आ रहा है जनरली, देखिए कि उसमें आप अगर हम बात करें कि टेक्नोलॉजी में, ठीक है, और जनरली उसकी आर्मी को आप कह सकते हो कि वन ऑफ द, आप कह सकते हो कि स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी में आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके साथ इंडिया को कई अलग अलग तरीके से, मींस मिलिट्रीली भी वो इंडिया को हेल्प कर रहा है। दोनों फोर्सेस ने एक साथ कंबाइंड एक्सरसाइज की है, मिलिट्री एक्सरसाइज की है, तो ये रिलेशंस को बेटर करने के लिए। द टू नेशन हैव स्टार्टेड कोऑपरेशन इन वेरियस फील्ड कि दोनों ही कंट्रीज अलग अलग फील्ड्स में एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कल्चरल एक्सचेंज की, एक दूसरे की कल्चर को एक्सचेंज कर रहे हैं, सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, डिफेंस के रिगार्डिंग, ठीक है, काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट जो है इजराइल है वो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। इवन अगर आप देखें कश्मीर इशू जो था उस पर भी इजराइल इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। स्पेस रिसर्च में जो भी कुछ रिसर्च किया जाता है स्पेस के रिगार्डिंग, उसमें इंडिया और इजराइल दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। वाटर एंड एनर्जी रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, और देखो इजराइल जो है वाटर रिसोर्सेज में काफ़ी, कि वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज नहीं है, पानी वगैरह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ही वहाँ पर एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो रही है कि वो ड्रिप जो है ना, ड्रिप इरीगेशन, उसके बेसिस पर वहाँ पर, तो इंडिया ने वहाँ से ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की कोशिश की। एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग मैंने आपको बोला था कि जब ड्रिप वो था इरीगेशन सिस्टम, ये तो कहने का मतलब इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा, अभी अगर हम इस समय बात करें क्लोज रिलेशंस है, जैसे कि रशिया के साथ इंडिया के काफ़ी सारे क्लोज रिलेशंस हो रहे हैं, या अगर आप बात करें यूएस के साथ इस समय काफ़ी, तो इसी तरह से इजराइल के साथ भी इंडिया के क्लोज रिलेशंस है, ठीक है। और इवन अभी जो कोविड-19 चल रहा है इसके रिगार्डिंग जो वैक्सीन बन रही है उसके रिगार्डिंग भी वो जनरली सपोर्ट कर रहा है उसको, इजराइल इंडिया को सपोर्ट कर रहा है कि भाई सबसे पहले वो जो वैक्सीन होगा वो इंडिया को प्रोवाइड कराएगा। तो इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें रिलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हो रहे हैं, और ये रिलेशंस अगर हम बात करें 21st सेंचुरी में स्टार्ट हुआ है मेनली। देखो 1992 में मैंने आपको बताया था कि इनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुए, लेकिन बीजेपी जब गवर्नमेंट आई तब, और अगर बात करो 2014 से बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो अब इनके बीच में रिलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, ठीक है। तो ये तो था इजराइल के साथ इंडिया के रिलेशन। और आप अगर आप डेली न्यूज़ देखते हो तो उसमें आपको काफ़ी नई चीज़ें इनके साथ मिल जाएगी कि इंडिया और जो इजराइल के रिलेशंस के बारे में, ठीक है। एक तो ये था, और एक इसी में था इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी भी उस चैप्टर में थी जिसमें हमने पढ़ा था कि नो फर्स्ट यूज़, कि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी ये है कि वो पहले भी अपनी जो न्यूक्लियर का यूज़ नहीं करेगा। देखो इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी हैज़ ऑलवेज बीन पीस ओरिएंटेड, कि इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो पीस ओरिएंटेड है, कि वो पीस के ऊपर काम करता है। हुज क्लियर इंप्रेशन इज रिफ्लेक्टेड इन द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज, और उसकी जो पॉलिसी है उसमें ये साफ झलकता है कि इंडिया पीस की तरफ कितना ज़्यादा फोकस कर रहा है, कि उन्होंने कहा है कि नो फर्स्ट यूज़, कि पहले वो न्यूक्लियर किसी भी वेपन्स वगैरह का यूज़ नहीं करेगा। वो वेपन्स का यूज़, अपनी न्यूक्लियर पावर का यूज़ तभी करेगा जब दूसरा कंट्री उसके ऊपर इसका यूज़ करेगा। बट इन व्यू ऑफ कंटेम्प्रेरी रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, द प्रेजेंट गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी has made it clear that the policy of no first use can be reviewed and changed in consonance with India's regional and national security। अब देखो कि इस समय अगर हम बात देखें कि इंडिया की सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा खतरा है, जैसे कि अभी रिसेंटली हमने देखा था कि चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कहाँ चाइना ने क्या है अपनी फोर्सेस को इंडियन जो बॉर्डर्स हैं उनके अंदर एंटर कराया है, उधर पाकिस्तान की तरफ से आप बात कर सकते हो। इस समय रिसेंटली नेपाल भी चाइना की लैंग्वेज बोल रहा है।
श्रीलंका भी अगर हम बात करें कि चाइना के ही काफ़ी ज़्यादा फेवर में जा रहा है। तो इस समय इंडिया की सिक्योरिटी को, रीजनल सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा चैलेंज है। तो जो इस समय जो हमारे नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जनरली ये क्लियर कर दिया कि जो नो फर्स्ट यूज़ वाली है पॉलिसी कैन बी रिव्यूड, कि उसको रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, कि हम जो हमने पॉलिसी बनाई नो फर्स्ट यूज़, उसको हम चेंज कर सकते हैं कि अगर हमें खतरा दिखेगा तो हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, यानी कि इंडिया अगर हम माने अब थोड़ा सा एक एग्रेसिव मूड में है, ठीक है ना, कि वो अपनी सिक्योरिटी से किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं करेगा, क्योंकि उसे नेबरिंग कंट्रीज उनसे काफ़ी ज़्यादा खतरा है, स्पेशली इसमें चाइना और पाकिस्तान है, बांग्लादेश रहा है इसके साथ साथ। ठीक है, इंडिया इज कमिटेड टू इंश्योरिंग इट्स मेंबरशिप इन द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इंडिया जनरली जो NSG है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है, जो जनरली न्यूक्लियर सप्लाई करते हैं, उनके मेंबरशिप लेने के लिए इंडिया काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहा है। एंड अपोजिंग पार्टीशन, और जनरली इनके बीच में जो वो किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर ट्रीटी जैसे CTBT और NPT आपने पढ़ा था। और इंडिया जनरली जो है इसका न्यूक्लियर सिक्योरिटी सप्लाई जो ग्रुप है इसका मेंबर क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि इंडिया ने CTBT और NPT जो वो थी ट्रीटीज़ हुई थी, उनका इंडिया ने अपोज किया था, क्योंकि ये दोनों ही ट्रीटीज जो थी डिस्क्रिमिनेटरी थी, यानी कि जो न्यूक्लियर स्टेट्स थे उनको तो ये न्यूक्लियर देने की बात कर रही थी, लेकिन जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं इन दोनों ट्रीटीज़ में, उनको वो न्यूक्लियर सप्लाई नहीं करेंगे, इवन पीसफुल पर्पज के लिए भी। तो इंडिया ने इसका अपोज किया था और इंडिया इसीलिए इसका मेंबर नहीं बन पा रहा, लेकिन इंडिया काफ़ी अब कोशिश कर भी रहा है, और इवन अमेरिका भी इंडिया को सपोर्ट कर रहा है कि वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का उसको मेंबर बनाया जाए। लेकिन उसके अलावा कुछ कंट्रीज है, चाइना वगैरह, जो उनके रिगार्डिंग अपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि इंडिया के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, अब जनरली इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, उसकी पॉलिसी थोड़ा सा चेंज के मूड में है कि वो पॉलिसी को अपने को चेंज कर सकता है, नो फर्स्ट यूज़ वाली पॉलिसी को, कि अगर उसे खतरा हुआ किसी भी कंट्री से तो उसके खिलाफ वो एक्शन ले सकता है। तो ये इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम था। NPT का देख लीजिए, NPT का पूरा नाम था नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, और CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, ये दोनों ट्रीटीज़ हैं, ठीक है, जिनका कि इंडिया ने अपोज किया था, क्योंकि ये दोनों ही जो थी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज थी, इसलिए इंडिया ने इनका अपोज किया और इंडिया इसीलिए इसका मेंबर भी नहीं बन पाया। लेकिन अब काफ़ी कंट्रीज है जो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनने के लिए, तो इंडिया जल्दी हो सकता है कि इसका मेंबर बन जाए। ओके, में 2 सब यूनिट्स ऐड की गई हैं, पूरा कुछ यूनिट्स को हटाकर। ठीक है, तो ये हमने क्लियर किया। नेक्स्ट हम अब जो टॉपिक आएगा डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, यानी कि जो हमारा इमरजेंसी के रिगार्डिंग जो चैप्टर था उसमें कुछ टॉपिक्स को ऐड किया गया, उनके रिगार्डिंग नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।